मूवी की शुरुआत मैनहट्टन के एक बेहद बिजी सबवे स्टेशन से होती है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि हर कोई अपनी अपनी जल्दी में भागता हुआ नजर आता है। इसी भीड़ के बीच एक औरत मेट्रो ट्रेन से उतरती है और बिना किसी से नजर मिलाए तेजी से स्टेशन से बाहर निकल जाती है। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि ये छोटा सा पल आगे चलकर कितनी अजीब और डरावनी कहानी की शुरुआत बनने वाला है। शहर के दूसरे हिस्से में हमें एक लड़की से मिलवाया जाता है जिसका नाम फ्रांसिस है। वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। फ्रांसिस एक दिलकश और खूबसूरत नौजवान लड़की है, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी भी झलकती है, जैसे वो अपने अंदर कोई खालीपन महसूस करती हो। दिन भर काम करने के बाद वो हमेशा की तरह मेट्रो पकड़कर अपने घर जाने के लिए स्टेशन की तरफ बढ़ती है। उसी दौरान उसकी नज़र अचानक एक बैग पर पड़ती है जो बिल्कुल अकेला पड़ा होता है। आसपास खड़े लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन फ्रांसिस रुक जाती है। वो बैग उठाती है क्योंकि उसके दिल में यही ख्याल आता है कि शायद किसी का कीमती सामान खो गया होगा और उसे वापस मिलना चाहिए। जब वो बैग खोलकर देखती है तो अंदर उसे एक आईडी कार्ड मिलता है। उस कार्ड से पता चलता है कि बैग किसी ग्रेटा नाम की औरत का है। फ्रांसिस सोचती है कि उसे बैग तुरंत लौटा देना चाहिए, इसलिए वो उसे लेकर लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस जाती है, लेकिन बदकिस्मती से ऑफिस बंद हो चुका होता है। अगले सीन में फ्रांसिस अपने अपार्टमेंट में दिखाई देती है, जहां वो अपनी बेस्ट फ्रेंड एरिका के साथ रहती है। जैसे ही एरिका को बैग के बारे में पता चलता है, वो बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उसे खोलकर देखने लगती है। अंदर पैसे देखकर वो हंसते हुए मजाक में कहती है कि क्यों न इन पैसों से कोई स्पा डे एंजॉय कर लिया जाए, लेकिन फ्रांसिस का दिल ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। वो साफ कहती है कि ये बैग उसके असली मालिक को ही लौटाया जाएगा। अगले दिन फ्रांसिस आईडी कार्ड पर लिखे एड्रेस को फॉलो करते हुए ग्रेटा के घर पहुंच जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है और जब सामने करीब 50 साल की एक औरत आती है तो फ्रांसिस उसे पूरी बात बताती है। ये औरत ग्रेटा ही होती है। जैसे ही उसे अपना बैग वापस मिलता है, उसके चेहरे पर सुकून और राहत साफ दिखाई देने लगती है। वो बार बार फ्रांसिस का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो अपना पर्स हर जगह ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी थी। ग्रेटा फ्रांसिस को अंदर आने का न्योता देती है और कहती है कि वो उसके लिए गर्म चाय बनाना चाहती है। फ्रांसिस भी शराफत से उसकी बात मान लेती है और घर के अंदर चली जाती है। बातचीत के दौरान फ्रांसिस बताती है कि वो असल में बॉस्टन से आई है और हाल ही में न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुई है। फिलहाल वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के अपार्टमेंट में रह रही है और धीरे धीरे इस नए शहर में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। दोनों आराम से बातें कर ही रही होती हैं कि अचानक पियानो के पास वाली दीवार से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दीवार के पीछे कुछ भारी चीजें घसीट रहा हो। ये आवाज ग्रेटा को काफी परेशान कर देती है। वो तुरंत उठकर दीवार की तरफ जाकर अपने पड़ोसी को आवाज देती है कि थोड़ा धीरे काम करें। वो फ्रांसिस को बताती है कि शायद उनके पड़ोसी अपने घर की रेनोवेशन कर रहे हैं। कुछ देर बाद माहौल फिर थोड़ा शांत हो जाता है। तब ग्रेटा धीरे धीरे अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है कि कई साल पहले उसके हस्बैंड की एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी। कमरे में एक फ्रेम में उसकी बेटी की तस्वीर भी रखी होती है, लेकिन जब फ्रांसिस उसके बारे में पूछने की कोशिश करती है तो ग्रेटा उस विषय को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाती। इसके बाद ग्रेटा पियानो के पास बैठ जाती है और बहुत ही सादगी से उसे बजाने लगती है। उसकी उंगलियां जब कीबोर्ड पर चलती हैं तो पूरे कमरे में एक उदास सी धुन गूंजने लगती है। उसी दौरान वो बताती है कि उसके पास कभी एक कुत्ता भी था जो इसी घर में उसके साथ रहता था, लेकिन वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब ग्रेटा पूरी तरह अकेली रह गई है। उसकी आवाज में जो लोनलीनेस झलकती है वो फ्रांसिस के दिल को छू जाती है। फ्रांसिस को सच में उस औरत के लिए अफसोस होने लगता है, इसलिए वो उसे ऑफर करती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके लिए नया कुत्ता ढूंढने में मदद कर सकती है। ग्रेटा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि शायद वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन फ्रांसिस फिर भी अपना फोन नंबर उसे दे देती है और कहती है कि अगर कभी उसका मन बदले तो वो उसे कॉल कर सकती है। कुछ समय बाद जब फ्रांसिस अपने अपार्टमेंट में होती है तो अचानक फोन बजता है। फोन उठाने पर पता चलता है कि कॉल ग्रेटा की है। वो बताती है कि उसने अपना फैसला बदल लिया है और अब उसे सच में एक कुत्ता गोद लेना है। ग्रेटा फ्रांसिस से पूछती है कि क्या वो वीकेंड पे उसके साथ चल सकती है। फ्रांसिस खुशी खुशी हाँ कर देती है, लेकिन कॉल खत्म होने के बाद एरिका को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। उसे समझ नहीं आता कि फ्रांसिस इतनी जल्दी उस अजनबी औरत के साथ इतनी कंफर्टेबल कैसे हो गई। वीकेंड आते ही दोनों एक डॉग पाउंड पहुंचती हैं। वहां का माहौल थोड़ा भारी होता है क्योंकि वहां कई ऐसे कुत्ते होते हैं जिन्हें अगर 5 दिन के अंदर कोई गोद नहीं लेता तो उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। ग्रेटा वहां के मालिक से पूछती है कि क्या कोई ऐसा कुत्ता है जिसका आज आखिरी दिन है।
मालिक उन्हें एक छोटे से मासूम कुत्ते के पास ले जाता है जो पिंजरे के अंदर चुपचाप बैठा होता है। ग्रेटा जैसे ही उसे देखती है, उसके चेहरे पर तुरंत प्यार भरी मुस्कान आ जाती है। बिना ज्यादा सोचे वो उसी कुत्ते को गोद लेने का फैसला कर लेती है। बाद में दोनों पास के पार्क में टहलने निकलती हैं। वहां फ्रांसिस अपने फोन से ग्रेटा की कई तस्वीरें खींचती है। ग्रेटा हंसते हुए कहती है कि वो टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तब फ्रांसिस उसे बड़ी सादगी से सिखाती है कि फोन से फोटो कैसे भेजते हैं और कैसे अपने दोस्तों या जानने वालों के साथ इन्हें शेयर किया जाता है। उस वक्त सब कुछ बहुत सामान्य और प्यारा लग रहा होता है, लेकिन फ्रांसिस को अभी तक ये अंदाजा नहीं होता कि जिस औरत की वह मदद कर रही है, उसकी जिंदगी में कदम रखकर वो अनजाने में खुद को एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी खेल का हिस्सा बना चुकी है। पार्क में बैठकर बातें करते हुए अचानक फ्रांसिस अपने दिल की एक ऐसी बात बता देती है जिसे वो आमतौर पर किसी से शेयर नहीं करती। उसकी आवाज धीरे धीरे भारी हो जाती है और वो बताती है कि उसकी माँ की मौत को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जैसे उस दर्द को याद करते ही अंदर का खालीपन फिर से जाग गया हो। ग्रेटा उसे बहुत नरमी से तसल्ली देती है। उसका हाथ पकड़कर कहती है कि जिंदगी में ऐसे दर्द से गुजरना आसान नहीं होता, लेकिन इंसान को आगे बढ़ना ही पड़ता है। उस पल फ्रांसिस को सच में महसूस होता है कि शायद उसे इस शहर में एक ऐसा इंसान मिल गया है जो उसकी लोनलीनेस को समझ सकता है। लेकिन उसी रात कहानी का एक छोटा सा सीन कुछ और ही इशारा करता है। जब ग्रेटा अपने घर में अकेली बैठी होती है तो वो अपने लैपटॉप पर बड़ी तसल्ली से फ्रांसिस का सोशल मीडिया देख रही होती है। उसकी हर फोटो, हर पोस्ट और हर दोस्त की जानकारी को वो बहुत ध्यान से चेक करती है। यहाँ साफ हो जाता है कि जो औरत दिन में टेक्नोलॉजी से अनजान बनने का नाटक कर रही थी, वो असल में काफी अच्छी तरह सब कुछ इस्तेमाल करना जानती है। अगले जुम्मे को दोनों फिर मिलती हैं और पास के चर्च चली जाती हैं। वहां माहौल बहुत शांत और सुकून भरा होता है। चर्च की खामोशी में दोनों कुछ देर तक बैठती हैं और फिर बाहर निकलकर घर की तरफ चल पड़ती हैं। रास्ते में ग्रेटा के फोन की घंटी बजती है और वो किसी से बात करने लगती है। फ्रांसिस को सुनाई देता है कि वो अपनी बेटी निकोला से बात कर रही है। कॉल खत्म होने के बाद फ्रांसिस हल्की सी क्यूरियोसिटी के साथ निकोला के बारे में पूछती है। ग्रेटा मुस्कुराकर बताती है कि उसकी बेटी फिलहाल पेरिस में पढ़ाई कर रही है। इसके बाद दोनों फिर से उसके घर चली जाती हैं। वहां पहुंचकर ग्रेटा हमेशा की तरह पियानो के सामने बैठ जाती है और बहुत खूबसूरती से धुन बजाने लगती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अजीब सी उदासी झलकती है। कुछ देर बाद वो भावुक होकर कहती है कि जिंदगी में हर कोई उसे छोड़कर चला जाता है। फ्रांसिस, जो अब तक उस औरत के करीब आ चुकी होती है, तुरंत उसे दिलासा देती है और कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। कुछ दिन बाद एक शाम एरिका बहुत उत्साहित होकर पार्टी की तैयारी कर रही होती है। वो चाहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसके साथ पार्टी में चले, लेकिन फ्रांसिस माफी मांगते हुए कहती है कि उसने पहले ही ग्रेटा से मिलने का वादा कर रखा है। यह सुनकर एरिका को गुस्सा आ जाता है। उसे शुरू से ही ये दोस्ती कुछ अजीब लग रही थी। वो फ्रांसिस को साफ साफ कहती है कि शायद वो उस बूढ़ी औरत से सिर्फ इसलिए जुड़ रही है क्योंकि उसकी अपनी माँ पिछले साल गुजर गई थी। लेकिन फ्रांसिस उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। वो सीधे ग्रेटा के घर पहुंचती है। वहां दोनों मिलकर डिनर तैयार करने लगती हैं। किचन में काम करते हुए माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है। जब खाना तैयार हो जाता है तो वे टेबल सजाने लगती हैं। उसी दौरान फ्रांसिस कैंडल्स लेने के लिए पास के कैबिनेट की तरफ जाती है, लेकिन गलती से वो एक अलग ड्रॉर खोल देती है। जैसे ही वो अंदर झांकती है, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। वहां कई हैंडबैग्स रखे होते हैं और सबसे डरावनी बात यह होती है कि वे सभी बैग बिल्कुल उसी तरह के होते हैं जैसे उसे सबवे में मिला था। हर बैग के साथ एक नाम भी लिखा होता है, उन लोगों का नाम जिन्होंने शायद ये बैग वापस किया था। फ्रांसिस जल्दी जल्दी उन नामों को पढ़ती है। उनमें एक नाम समैंथा का होता है और फिर अचानक उसे अपना नाम भी दिखाई देता है। ये देखकर वो अंदर तक हिल जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। वो घबराकर कैंडल्स उठाती है और ऐसे दिखाती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन डिनर के दौरान उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वो बिल्कुल खामोश रहती है और किसी बातचीत में हिस्सा नहीं लेती। जब ग्रेटा उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तो फ्रांसिस बस इतना कहती है कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही। ग्रेटा उसे कहती है कि अगर वो चाहे तो यहीं आराम कर सकती है, मगर फ्रांसिस जिद करती है कि उसे घर जाना है। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ती है और लगभग भागते हुए घर से बाहर निकल जाती है। उस रात वो सारी बात अपनी बेस्ट फ्रेंड एरिका को बताती है। दोनों को अब साफ समझ आने लगता है कि ये सब बहुत डरावना और अजीब है। वे फैसला करती हैं कि अब ग्रेटा से पूरी तरह दूरी बना लेंगी।
लेकिन अगला दिन इस फैसले से भी ज्यादा खौफनाक साबित होता है। जब फ्रांसिस काम पर पहुंचती है तो उसके फोन में ग्रेटा के ढेर सारे मैसेज और मिस्ड कॉल्स दिखाई देते हैं। एरिका उसे बताती है कि उस औरत ने उनके घर के लैंडलाइन पर करीब 80 बार कॉल किया है। इसी बीच रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर कहता है कि कोई उससे मिलने आया है। फ्रांसिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और जैसे ही वो बाहर देखती है, सामने ग्रेटा खड़ी होती है। फ्रांसिस अपने मैनेजर से कहती है कि वो उसे वापस भेज दे, लेकिन उसका खड़ूस बॉस बहुत बिजी होता है और इस बात पर ध्यान ही नहीं देता। मजबूर होकर फ्रांसिस खुद ही ग्रेटा का सामना करती है। ग्रेटा हमेशा की तरह मीठे लहजे में बात करने की कोशिश करती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन इस बार फ्रांसिस सीधे मुद्दे पर आती है। वो उसे बता देती है कि उसे उसके ड्रॉअर में कई बैग मिले थे और उनमें से एक पर उसका अपना नाम भी लिखा था। ये सुनकर ग्रेटा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर अपनी सफाई देने लगती है, लेकिन फ्रांसिस अब उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो तुरंत वहां से चली जाती है। उस रात भी ग्रेटा के लगातार मैसेज और कॉल्स आते रहते हैं। सुबह फ्रांसिस एक वॉइस मैसेज सुनती है जिसमें ग्रेटा रोते हुए माफी मांग रही होती है। वो कबूल करती है कि उसने जो किया वो गलत था, लेकिन वो ये भी कहती है कि उसने ये सब सिर्फ अपनी भयानक तन्हाई की वजह से किया। उसका शौहर मर चुका है और उसकी बेटी भी अब उसके साथ नहीं रहती। फ्रांसिस इस मैसेज को सुनकर और ज्यादा असहज महसूस करने लगती है। उसी दिन जब वो काम पर एक कस्टमर को ड्रिंक सर्व करने ही वाली होती है, तभी अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ध्यान से उसे देख रहा हो, और उसी पल कहानी का माहौल फिर से बेचैन करने वाला हो जाता है। जब फ्रांसिस एक कस्टमर को ड्रिंक देने ही वाली होती है, तभी उसकी नजर अचानक रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर पड़ती है और वो सन्न रह जाती है। वहां सड़क के किनारे वही खौफनाक औरत ग्रेटा चुपचाप खड़ी होती है। वो बस दूर से फ्रांसिस को देख रही होती है, जैसे किसी शिकार पर नजर रखी हो। सबसे डरावनी बात यह होती है कि रात होने तक भी वो वहीं खड़ी रहती है, एक कदम भी नहीं हिलती। ये सब देखकर फ्रांसिस के सब्र का बांध टूट जाता है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन जब पुलिस आती है तो मामला उतना आसान नहीं होता। ऑफिसर ठंडे लहजे में समझाता है कि ग्रेटा ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। सड़क के किनारे खड़ा होना उसका कानूनी हक है और जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर फ्रांसिस को एहसास होता है कि वो इस अजीब और खतरनाक सिचुएशन में लगभग अकेली फंस चुकी है। उस शाम जब उसकी ड्यूटी खत्म होती है तो वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है, उम्मीद करती है कि शायद ग्रेटा अब वहां से जा चुकी होगी। वो आसपास के इलाके में उसे ढूंढती भी है, लेकिन ग्रेटा कहीं दिखाई नहीं देती। थोड़ी राहत की सांस लेते हुए फ्रांसिस सबवे स्टेशन की तरफ बढ़ती है और मेट्रो में सवार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, उसका दिल धड़कना भूल जाता है, क्योंकि ग्रेटा पहले से ही उस मेट्रो के अंदर उसका इंतजार कर रही होती है। ग्रेटा शांत आवाज में कहती है कि वो सिर्फ माफी मांगना चाहती है और उससे कुछ बात करना चाहती है। लेकिन फ्रांसिस अब उससे कोई बातचीत नहीं करना चाहती। वो उससे नजरें तक मिलाए बिना अगले स्टेशन पर उतर जाती है और एक अलग रास्ते से घर जाने लगती है, ये सोचकर कि शायद अब वो उससे पीछा छुड़ा पाएगी। मगर ये सोच भी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जब वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचती है तो देखती है कि ग्रेटा वहां भी आ चुकी है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि ग्रेटा ने किसी तरह उसका घर का एड्रेस भी ढूंढ लिया है। ग्रेटा बेहद दुखी बनने की कोशिश करते हुए कहती है कि वो बहुत अकेली है और उसे सिर्फ एक दोस्त की जरूरत है। लेकिन फ्रांसिस अब उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। जब वो उसकी बात सुनने से मना कर देती है तो ग्रेटा अचानक गुस्से में आकर उसके बालों में चिंगम थूक देती है और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। ये सब इतना अजीब और अपमानजनक होता है कि फ्रांसिस पूरी तरह टूटने लगती है। अब वो एरिका के साथ सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और ग्रेटा के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने की कोशिश करती है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। ऑफिसर बताती है कि मैनहट्टन में अदालतों में पहले से इतने केस चल रहे हैं कि किसी जज को ये मामला देखने में ही महीनों लग सकते हैं। इसका मतलब साफ था, फ्रांसिस के पास फिलहाल कोई कानूनी सुरक्षा नहीं थी। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचता है, ग्रेटा को पूरी तरह इग्नोर करना। लेकिन अगली सुबह उसे अचानक उस कुत्ते की चिंता होने लगती है जिसे उन्होंने साथ मिलकर गोद लिया था। उसे डर लगता है कि कहीं ग्रेटा गुस्से में उस मासूम जानवर को नुकसान न पहुंचा दे। इसी चिंता में वो चुपके से ग्रेटा के घर के बाहर पहुंचती है और एक कोने में छुपकर इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि ग्रेटा कुत्ते को लेकर बाहर टहलाने निकल रही है। इससे फ्रांसिस को थोड़ी राहत मिलती है कि कम से कम कुत्ता अभी सुरक्षित है। लेकिन तभी उसकी नजर पास पड़े कूड़ेदान पर पड़ती है, जहां उसे एक लिफाफा दिखाई देता है। वो उसे उठाकर देखती है तो पता चलता है कि ये एक चिट्ठी है जो वापस लौट आई थी। ये खत ग्रेटा की बेटी निकोला के नाम भेजा गया था।
फ्रांसिस जब उस पर लिखा एड्रेस पढ़ती है तो वो चौंक जाती है। उस पर लिखा होता है कि निकोला ब्रुकलिन में रहती है, जबकि ग्रेटा ने उससे कहा था कि उसकी बेटी पेरिस में पढ़ाई कर रही है। ये झूठ देखकर फ्रांसिस को और शक होने लगता है। वो बिना समय गंवाए उसी एड्रेस पर एक वॉइसमेल भेज देती है। उम्मीद करती है कि निकोला उससे मिलकर अपनी माँ के बारे में कुछ सच्चाई बताएगी। एक रात जब फ्रांसिस काम से घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि एरिका पहले ही किसी पार्टी के लिए निकल चुकी है। अपार्टमेंट असामान्य रूप से शांत और सुनसान लगता है, जिससे फ्रांसिस को हल्का सा डर महसूस होने लगता है। इसी दौरान उसके फोन पर उसके डैड का कॉल आता है। वो पूछते हैं कि वो कैसी है और सब ठीक तो है। बातचीत के दौरान ये भी पता चलता है कि अपनी माँ की मौत के बाद फ्रांसिस और उसके पिता के बीच रिश्ते कुछ ठंडे पड़ गए हैं। शायद यही वजह थी कि वो घर से दूर न्यूयॉर्क आकर रहने लगी। फिर भी उसका पिता उसे लेकर बेहद चिंतित रहता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है, क्योंकि उसी वक्त फ्रांसिस के फोन पर ग्रेटा का एक मैसेज आता है। जब वो मैसेज खोलती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसमें एक तस्वीर होती है एरिका की। ग्रेटा ने उसे दूर से खींचा था और इसका मतलब साफ था कि वो अब उसकी दोस्त का भी पीछा कर रही है। फ्रांसिस तुरंत एरिका को कॉल करती है और उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। शुरुआत में एरिका को ग्रेटा कहीं नजर नहीं आती, लेकिन वो एहतियात के तौर पर पार्टी छोड़कर निकलने का फैसला कर लेती है। इसी दौरान फ्रांसिस को लगातार नई तस्वीरें मिलती रहती हैं। हर तस्वीर में एरिका किसी नई जगह पर होती है और ये साफ होता है कि ग्रेटा हर कदम पर उसका पीछा कर रही है। एक समय ऐसा भी आता है जब एरिका एक पब्लिक बस में बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फ्रांसिस को एक और फोटो मिलती है, जिसमें साफ दिख रहा होता है कि ग्रेटा भी उसी बस के अंदर मौजूद है। आखिरकार एरिका की नजर भी उस औरत पर पड़ जाती है। वो घबरा जाती है और तुरंत अगले स्टॉप पर बस से उतर जाती है। सड़क पर भी उसे बार बार लगता है कि ग्रेटा उसका पीछा कर रही है। ये डरावना पीछा तब जाकर खत्म होता है जब फ्रांसिस एक टैक्सी लेकर खुद वहां पहुंचती है और अपनी दोस्त को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन आखिरकार वो फोन कॉल आता है जिसका फ्रांसिस बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये कॉल ग्रेटा की बेटी निकोला की तरफ से होता है। लेकिन जब फ्रांसिस तय जगह पर पहुंचती है तो वहां निकोला नहीं, बल्कि एलेक्सा नाम की एक औरत उसका इंतजार कर रही होती है। एलेक्सा बेहद गंभीर चेहरे के साथ एक ऐसी सच्चाई बताती है जो सुनकर फ्रांसिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि निकोला अब इस दुनिया में नहीं है। 4 साल पहले उसने अपनी ही माँ के जालिम और खतरनाक व्यवहार से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। और यही वो पल था जब फ्रांसिस को एहसास होता है कि जिस औरत से वो दोस्ती समझकर मिलती रही, वो असल में कितनी खतरनाक और मानसिक रूप से बीमार है। एलेक्सा आगे बताती है कि निकोला कभी भी पेरिस में पढ़ाई नहीं कर रही थी। सच तो ये था कि वो बेहद परेशान जिंदगी जी रही थी। एलेक्सा दरअसल उसकी काउंसलर थी, क्योंकि निकोला शराब की लत में बुरी तरह फंस चुकी थी। धीरे धीरे एलेक्सा एक और खौफनाक सच्चाई बताती है। ग्रेटा मानसिक रूप से बीमार और बेहद खतरनाक औरत है। वो अपनी ही बेटी को अक्सर एक कमरे में बंद करके रखती थी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कैदी हो। उसी जुल्म और दबाव से तंग आकर आखिरकार निकोला ने 4 साल पहले अपनी जान दे दी थी। यह सच्चाई सुनकर फ्रांसिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे अब समझ आने लगता है कि वो किस तरह की औरत के जाल में फंस चुकी थी। उसी दिन बाद में जब फ्रांसिस काम पे होती है तो उसके पिता का फोन आता है। उनकी आवाज में साफ चिंता झलक रही होती है। वो बताते हैं कि एरिका ने उन्हें सारी बात बता दी है और वो फ्रांसिस को बार बार सावधान रहने की सलाह देते हैं। लेकिन तभी अचानक एक और झटका मिलता है। ग्रेटा खुद उसी रेस्टोरेंट में आ पहुंचती है। दरअसल उसने पहले से वहां एक टेबल बुक कर रखी होती है। फ्रांसिस तुरंत अपने बॉस से कहती है कि वो इस औरत को बाहर निकाल दे, लेकिन उसका रूखा और स्वार्थी बॉस साफ मना कर देता है। वो कहता है कि किसी कस्टमर को यूं बाहर नहीं निकाला जा सकता। मजबूर होकर फ्रांसिस को खुद ही उस टेबल पर जाकर उसे सर्व करना पड़ता है। वो कोशिश करती है कि बस अपना काम करे और जल्दी से वहां से हट जाए, मगर ग्रेटा जिद करने लगती है कि वो सिर्फ उससे बात करना चाहती है। फ्रांसिस साफ साफ मना कर देती है। बस यही बात ग्रेटा को भड़काने के लिए काफी होती है। अचानक वो गुस्से में आकर फ्रांसिस पर झपट पड़ती है और उस पर हमला कर देती है। कुछ पल के लिए पूरा रेस्टोरेंट अफरा तफरी में बदल जाता है। लोग चौंक जाते हैं, कुर्सियां खिसकने लगती हैं और शोर मच जाता है। आखिरकार रेस्टोरेंट के कई कर्मचारी मिलकर ग्रेटा को पकड़ लेते हैं और हालात काबू में आते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंचती है और ग्रेटा को हिरासत में ले जाती है। लेकिन असली झटका अगली सुबह मिलता है। उसे हिरासत से रिहा कर दिया जाता है। ये सुनकर फ्रांसिस और एरिका दोनों हैरान रह जाती हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि इस पागल औरत से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी एरिका एक प्लान सोचती है। वो कहती है कि उन्हें स्लो फेड टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए।
इस प्लान के मुताबिक फ्रांसिस को ग्रेटा से माफी मांगनी होगी और ये दिखाना होगा कि समस्या ग्रेटा नहीं बल्कि उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। वो कहेगी कि उसे कुछ समय अकेले रहकर अपने इमोशंस संभालने हैं। इसके बाद दोनों दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए मेक्सिको चली जाएंगी। एरिका का मानना था कि जब तक वे लौटेंगी ग्रेटा किसी और नए शिकार में उलझ चुकी होगी। फ्रांसिस मजबूरी में इस प्लान को मान लेती है। कुछ समय बाद वो उसी चर्च में जाती है जहां वो पहले ग्रेटा के साथ जाया करती थी। वहां ग्रेटा पहले से मौजूद होती है। फ्रांसिस दिखावे के अंदाज में उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसे नजरअंदाज करने का अफसोस है। वो ये भी दावा करती है कि अपनी मां की मौत के बाद से वो बहुत परेशान थी और अपने ही इमोशन से लड़ रही थी। वो कहती है कि वो कुछ समय के लिए कहीं जा रही है ताकि अपना दिमाग साफ कर सके। ग्रेटा ये सब सुनकर जैसे नरम पड़ जाती है। वह फ्रांसिस को गले लगाती है और उसे शुभकामनाएं देती है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन असल में ग्रेटा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। अगले सीन में दिखाई देता है कि ग्रेटा एक कप में दूध लेकर उसमें चुपचाप कोई केमिकल मिला रही है। फिर वो वही दूध अपने कुत्ते को पिला देती है, जो खुशी खुशी उसे पी लेता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस शहर की सड़कों पर साइकिल चलाने के बाद अपने अपार्टमेंट लौटती है। वो बिल्कुल बेफिक्र लग रही होती है। घर पहुंचकर वो आराम से एक कप कॉफी बनाती है और उसे पी लेती है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे अजीब सा चक्कर आने लगता है। उसकी आंखें धुंधली होने लगती हैं और शरीर कमजोर पड़ जाता है। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाती है। तभी धुंधली नजरों के बीच उसे एक साया अपनी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेटा होती है। वो बेहोश फ्रांसिस को फर्श से घसीटकर बाहर ले जाती है और उसे एक टैक्सी में बैठा देती है, जैसे कोई बीमार मरीज हो। टैक्सी ड्राइवर को भी वो यही बताती है कि लड़की की तबीयत खराब है। जब वे ग्रेटा के घर पहुंचते हैं तो फ्रांसिस की हल्की हल्की चेतना लौटने लगती है। वो देखती है कि वही कुत्ता फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ है। फिर ग्रेटा पियानो के पीछे छिपा एक गुप्त दरवाजा खोलती है। वो दरवाजा दरअसल एक छिपे हुए कमरे की ओर जाता है। ग्रेटा फ्रांसिस के फोन को उसकी ही फिंगरप्रिंट से अनलॉक करती है और फिर उसे एक पुराने खिलौनों वाले संदूक में बंद करके कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर बाद फ्रांसिस को होश आता है। वो खुद को उस तंग संदूक के अंदर पाती है। बाहर कहीं पियानो बजने की आवाज गूंज रही होती है। ग्रेटा बड़े सुकून से पियानो बजा रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फ्रांसिस घबराकर रोने लगती है, दरवाजा पीटती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसी कमरे में उसे एक आईडी कार्ड दिखाई देता है। उस पर एक लड़की की फोटो और नाम लिखा होता है, समैंथा। यह देखकर फ्रांसिस का दिल बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो पहली लड़की नहीं है जिसे ग्रेटा ने कैद किया है। उससे पहले भी कोई इस डरावने कमरे में फंस चुका था। इसी बीच ग्रेटा फ्रांसिस के फोन का इस्तेमाल करती है। वो उसके पिता और उसकी दोस्त एरिका दोनों को अलग अलग मैसेज भेजती है। फ्रांसिस के पिता को वो एक फोटो भेजती है जिसमें फ्रांसिस और एरिका छुट्टियां मनाते हुए मुस्कुरा रही होती हैं। दूसरी तरफ एरिका को एक फोटो भेजी जाती है जिसमें फ्रांसिस अपने पिता के साथ खुश दिखाई दे रही होती है। इन फर्जी तस्वीरों की वजह से दोनों को लगता है कि फ्रांसिस सुरक्षित है और अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही है। लेकिन हफ्ते गुजर जाते हैं और आखिरकार फ्रांसिस के पिता को शक होने लगता है। काफी समय तक कोई सीधा संपर्क न होने की वजह से वो खुद शहर आने का फैसला करते हैं। जब वो एरिका से मिलते हैं तो दोनों को एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। फ्रांसिस सच में गायब हो चुकी है। घबराकर उसके पिता तुरंत एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लेते हैं ताकि किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को ढूंढ सकें। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर पल फ्रांसिस की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका था, क्योंकि वो एक पागल और खतरनाक औरत के घर के अंदर कैद थी। जांच आगे बढ़ती है तो डिटेक्टिव को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि ग्रेटा पहले एक लोकल हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती थी, लेकिन वहां से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो बेहोशी की दवाओं का गलत इस्तेमाल करती थी। यही वजह थी कि अब उसे इन दवाओं को इस्तेमाल करने में कोई झिझक नहीं होती थी। दूसरी तरफ ग्रेटा अपने घर में कैद फ्रांसिस पर धीरे धीरे अपना अजीब और डरावना रूटीन थोपने लगती है। वो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह कंट्रोल करना चाहती थी। कभी वो उसे पियानो बजाना सिखाती तो कभी किचन में खाना बनाना। लेकिन अगर फ्रांसिस जरा सी भी गलती कर देती तो ग्रेटा उसे सजा देने से पीछे नहीं हटती। एक दिन जब दोनों किचन में कुकिंग सीख रहे होते हैं, ग्रेटा के हाथ में एक कुकी कटर होता है। वो उसी के साथ बातें करते हुए फ्रांसिस को निर्देश दे रही होती है। तभी अचानक फ्रांसिस को एक मौका मिल जाता है। वह झटके से कुकी कटर पकड़कर ग्रेटा के हाथ पर वार कर देती है। हमले की वजह से ग्रेटा की छोटी उंगली कट जाती है। दर्द से वो जोर से चिल्लाती है।
फ्रांसिस यही नहीं रुकती। वो तुरंत एक और वार करती है और ग्रेटा के सिर पर जोर से मार देती है। इस वार से ग्रेटा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। ये मौका देखकर फ्रांसिस पूरे घर में दौड़ने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है क्योंकि उसे किसी भी तरह इस कैद से बाहर निकलना था। वो एक एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, खिड़कियां खींचती है, लेकिन हर जगह ताला लगा होता है। निराश होकर वो बेसमेंट की तरफ भागती है और वहीं उसे एक ऐसा नजारा दिखाई देता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। वहां उसे समैंथा मिलती है, वही लड़की जिसका आईडी कार्ड उसने पहले देखा था। हैरानी की बात यह थी कि समैंथा अभी भी जिंदा थी, हालांकि बेहद कमजोर हालत में। फ्रांसिस तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से अचानक कदमों की आहट आती है। ग्रेटा। वो फिर से होश में आ चुकी थी और अगले ही पल वो पीछे से फ्रांसिस पर हमला कर देती है। एक जोरदार वार के साथ फ्रांसिस फिर से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर बंधा हुआ पाती है। उसके हाथ और पैर रस्सियों से कसकर बांधे गए होते हैं। उसी वक्त वो प्राइवेट डिटेक्टिव भी ग्रेटा के घर पहुंचता है, जिसे फ्रांसिस के पिता ने हायर किया था। वो सीधे दरवाजे पर आता है और बिना घुमाए फिराए ग्रेटा से फ्रांसिस के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रेटा हमेशा की तरह अपनी मासूम और मीठी एक्टिंग शुरू कर देती है। वो कहती है कि उसने कई दिनों से फ्रांसिस को नहीं देखा। फिर वो बड़ी शालीनता से उसे चाय के लिए अंदर आने का न्योता भी दे देती है। उधर अपने कमरे में बंधी हुई फ्रांसिस उनकी बातचीत सुन लेती है। उम्मीद की एक किरण जागते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो बेड को ठोकर मारती है ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके। उसकी हल्की सी आवाज लाउंज तक पहुंचती भी है, लेकिन चालाक ग्रेटा तुरंत म्यूजिक तेज कर देती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि ये आवाज उसके भूखे कुत्ते की है। फिर वो एक कटोरा उठाती है और ऊपर जाने का नाटक करती है, जैसे कुत्ते को खाना देने जा रही हो। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, डिटेक्टिव की नजर पियानो पर पड़ती है। उसे लगता है कि पियानो थोड़ा सा हिल रहा है, जैसे उसके पीछे कोई हलचल हो रही हो। अब उसे शक होने लगता है कि शायद दीवार के पीछे कोई छिपा हुआ कमरा है, लेकिन वो उस राज तक पहुंच पाता उससे पहले ही ग्रेटा वापस आ जाती है। वो अचानक उसके पास आती है और उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देती है। डिटेक्टिव धीरे धीरे अपना संतुलन खोने लगता है। उसकी आंखें भारी हो जाती हैं। फिर भी आखिरी कोशिश में वो अपनी गन निकालता है और ग्रेटा पर कई गोलियां चला देता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। कोई भी गोली ग्रेटा को नहीं लगती। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह बेहोश हो जाता है और ग्रेटा उसी की गन उठाकर उसे गोली मार देती है। दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन ग्रेटा फिर से सबवे में जाती है और अपना हैंडबैग वहीं छोड़ देती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहली बार किया था। ये उसका नया जाल था, नए शिकार के लिए। कुछ ही देर में एक मासूम लड़की वो बैग उठा लेती है। बिल्कुल फ्रांसिस की तरह वो भी सोचती है कि उसे बैग उसके मालिक को वापस करना चाहिए। जब वो बैग लौटाने ग्रेटा के घर पहुंचती है तो ग्रेटा हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है और अपना वही पुराना ड्रामा शुरू कर देती है। उधर कैद में बंद फ्रांसिस उनकी बातें सुन लेती है। वो फिर से जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर देती है, लेकिन ग्रेटा उस लड़की से कहती है कि ये आवाज उसके पड़ोसियों की है जो घर की मरम्मत कर रहे हैं। बिल्कुल वही झूठ जो उसने शुरुआत में फ्रांसिस से कहा था। ग्रेटा वापस अपनी कुर्सी पर बैठती है और चाय का एक घूंट लेती है, लेकिन जैसे ही वो चाय पीती है उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और अगले ही पल एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो मासूम लड़की कोई और नहीं बल्कि एरेका थी। दरअसल एरेका ने ही चुपके से ग्रेटा की चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जैसे ही ग्रेटा बेहोश होती है, एरेका पूरे घर की तलाशी लेने लगती है। कुछ ही देर में उसे पियानो के पीछे छिपा हुआ वही खुफिया दरवाजा मिल जाता है। वो तुरंत उसे खोलती है और अंदर जाकर फ्रांसिस को रस्सियों से आजाद कर देती है। दोनों दोस्त जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी अचानक पियानो बजने की आवाज फिर से सुनाई देती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ग्रेटा होश में आ चुकी है। एरेका तुरंत पास पड़ी एक भारी चीज उठाती है और उसका सामना करने के लिए बाहर निकलती है। उधर फ्रांसिस भी दरवाजे से झांकती है, लेकिन उसी पल ग्रेटा पीछे से उसे पकड़ लेती है। हालांकि दवा के असर से वो बेहद कमजोर हो चुकी होती है और ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती। कुछ ही सेकंड में वो फिर से बेहोश होकर गिर जाती है। मौका देखकर फ्रांसिस और एरेका उसे उसी खिलौनों वाले संदूक में बंद कर देती हैं जिसमें वो दूसरों को कैद करती थी। फिर वे एक छोटे से आईफिल टावर वाले खिलौने से उस संदूक का ताला लगा देती हैं। दोनों तेजी से घर से बाहर निकलती हैं ताकि पुलिस को बुला सकें, लेकिन जैसे ही वे दूर जाती हैं, अंदर बंद ग्रेटा को धीरे धीरे होश आने लगता है।
वो संदूक के दरवाजे को अंदर से जोर जोर से धक्का देने लगती है और यहीं पर यह खौफनाक कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी फेवरेट थ्रिलर या मिस्ट्री मूवी कौन सी है। और ऐसे ही मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस से भरे मूवी रिकैप्स देखने के लिए हमारे चैनल मूवी रिसर्चर को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।